नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी, आपका साटे कॉलेज के इस पॉडकास्ट में स्वागत है। और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि इस पॉडकास्ट में हम लोग बात करेंगे डिफेंस के बारे में, और उस डिफेंस सेक्टर में अलग अलग किस तरह की चुनौतियां रहती है और किस तरह विद्यार्थियों ने अपने आप को जो है वो प्रिपेयर करना है, यह सब बातें हम इस पॉडकास्ट में करेंगे। और इसी में हम देश के ऐसे सम्मानित लोग, ऊंचे ओहदे वाले लोग, और जिन्होंने इस क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, जो लोग अनुभवी है, उन्हें हम बुलाना चाहेंगे। ऐसे इसमें एक बड़ा नाम है कर्नल राजीव घोष जी का। सर नमस्कार। राजीव घोष जी ये एक द्वितीय पीढ़ी के एक सम्मानित अधिकारी है जिन्होंने सेना में अपना योगदान दिया है। सेना मेडल से उन्हें नवाजा गया है और साथ ही साथ अन्य कई वीरता पुरस्कार उन्हें प्रदान किए जा चुके हैं। सेना में रहते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर और ईशान्य भारत जैसे क्षेत्र में जो है, जो चुनौतीपूर्ण क्षेत्र कहलाया जाता है, वहाँ अपना योगदान दिया है। उसके बाद उन्होंने सेना के पश्चात कॉरपोरेट क्षेत्र में मुंबई में भी अपना योगदान जारी रखा है। वो बहुत ज़्यादा फिटनेस के कायल है, जैसा कि हम लोग अभी भी देख रहे हैं, एकदम फिट नज़र आते हैं। बाइकिंग का उनको शौक़ है और वो बहुत ज़्यादा जो है वो पढ़ते हैं। यह सभी बातें जो है वो उनको औरों से अलग करती है। पुनः एक बार सर आपका स्वागत और नमस्कार। तो आपका जो ये पूरा सफ़र रहा है, उसमें एक बात जो बहुत ही गौर करने लायक है कि आप द्वितीय पीढ़ी में ये कर रहे हैं। आपके पिताजी ने भी अपनी सेवाएं जो है वो देश के लिए दी थी। तो आपको यह सब प्रेरणा जो है वो कैसे मिली? मतलब पिताजी से घर में माहौल वैसा था, क्या बताना चाहेंगे? सर, पहली बात तो मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और बच्चों को प्रेरित करने का मौका दिया। एंड दूसरा, आप मेरी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में, मैं एक फ़ौजी परिवार में पैदा हुआ, तो मैं बचपन से ही अपने पिताजी को देखता रहा, पिताजी के साथ कुलीग्स को देखता रहा। एंड क्या होता है, मेरे पिताजी इन्फेंट्री यूनिट के हैं, 4 जाट रेजिमेंट। तो इन्फेंट्री में क्या होता है, वो एक परिवार की तरह होता है। वो एक यूनिट होती है, वो परिवार की तरह होती है। आप ऑफिसरों को जानते हैं, आप यूनिट में बच्चे होते हैं तो आप यूनिट में जाते हैं तो आप जवानों को जानते हैं, सब आपको जानते हैं, आप उनकी गोद में खेलते हैं, उनके साथ बड़े होते हैं। तो वो एक आपके परिवार की तरह होता है, तो आपको नेचुरली वो बचपन से ही एक मोटिवेशन आ जाता है। तो मुझे भी बचपन से ही मोटिवेशन था कि मैं भारतीय सेना में हो सके तो कोशिश करूँगा। एंड बट एक बहुत लंबा सफ़र रहता है। सिर्फ फौजी का बेटा होने के नाते आप भर्ती नहीं हो सकते, आपको अपनी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने भी अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और सीडीएस का एग्ज़ाम दिया। तो मैं सिलेक्ट हो गया सीडीएस में। फिर मैंने एसएसबी की कोचिंग ली, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत, और मैं एसएसबी में भी सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मैंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग करी 18 महीने की, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन के बाद गया था सीडीएस देके। एंड 18 महीने की ट्रेनिंग के बाद आर्मी में एक है कि अगर आपके पिताजी फाइटिंग आर्म्स के होते हैं तो आप उसी यूनिट को मांग सकते हैं, चॉइस दे सकते हैं, जिसे पेरेंटल क्लेम कहते हैं, पैतृक क्लेम। तो मैंने भी अपनी ही फादर की यूनिट मांगी और मुझे मिली, और मैं 8 जून 1996 को 4 जाट में ही कमीशन हुआ। एंड मुझे ऐसा लगा कि मैं वापस अपने घर ही पहुंच गया हूँ। लेकिन इस बार मैं एक एज अ ऑफिसर पहुंचा था, तो जिम्मेदारियां ज़्यादा थी एंड अपने आप को सिद्ध करके दिखाना भी ज़्यादा बनता था। क्योंकि आप कमीशन होते ही, ठीक है, आपके कंधों पे सितारे लग जाते हैं, आपको लोग इज्जत देते हैं, लेकिन इज्जत कमानी भी पड़ती है। और मैं जाट रेजिमेंट का हूँ, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जाट्स आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी सिंपल पीपल। वो आपको डे 1 से अंधा विश्वास नहीं करते आप पे। आपको अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है उनके सामने कि आप उनको लीड करने काबिल है, आप एक ऑफिसर है जिन पे वो भरोसा कर सकते हैं। एंड भरोसा सिर्फ पीस टाइम में नहीं, सबसे बड़ा भरोसा आता है युद्ध के मैदान में, क्योंकि वहाँ जीवन मरण और एक छोटा सा गलत डिसीजन भी जानलेवा हो सकता है। लोग पीपल कैन लूज देयर लाइफ्स। सो मुझे मौका लगा और मैंने
20 साल की नौकरी में अपने आप को थोड़ा बहुत सिद्ध करने की कोशिश करी। कुछ 1-2 ऑपरेशंस जैसे कारगिल का विजय, ऑपरेशन विजय, उसके बाद मेरी यूनिट नॉर्थ ईस्ट में भी थी। मैं काफ़ी टाइम रहा अपने यूनिट के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी रही, बहुत अच्छा रहा। एंड कारगिल की बात की आपने, मुझे मतलब याद आता है कि कारगिल जो था वो एक बहुत बड़ा हम लोगों के लिए था कि पहली बार हम लोगों ने, और तब तक भारतीय क्षेत्र में जो है वो ये सब चैनल आ गए थे 24 घंटे वाले न्यूज़ चैनल, और कारगिल युद्ध का हमने लाइव टेलीकास्ट देखा। पहली बार ऐसा कोई था कि हमने लाइव देखा। तो कारगिल युद्ध को लेकर तो हम लोगों के मतलब जो सामान्य भारतीय लोग हैं उनके मन में भी बहुत थी। आप तो वहाँ फ्रंट पर लड़ रहे थे, क्या था आपका अनुभव, कैसा था? कारगिल युद्ध जो है वो मई, ऑलमोस्ट 27 साल पहले, अभी मई का महीना ही चल रहा है, मई जून 1999 को लड़ी गई। एंड वो जो युद्ध था वो बहुत ही कठिन टेरेन में हुआ था। जो कारगिल का टेरेन है, स्पेशली जहाँ पे ये पाकिस्तानियों ने आके घुसपैठियों ने ऑक्यूपाई किया था, और बाद में पता चला कि वो घुसपैठी नहीं है, वो पाकिस्तान के आर्मी वाले ही हैं। तो वो जो हाइट्स थी वो बहुत ही ऊंची हाइट्स थी और बहुत ही अनटेनेबल टाइप टेरेन था। उस हाइट्स में युद्ध करना, स्पेशली अगर कोई किसी चोटी को पकड़ के बैठा है और आपको उसे अटैक करके खदेड़ना है, तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। वहाँ पे अगर एक आदमी को हटाना है तो रेशियो होता है 1:9 का मिनिमम। अगर 10 लोग बैठे हैं प्रॉपर डिफेंसेस लेके उन हाइट्स में, तो आपको उन्हें खदेड़ने के लिए, 10 लोगों को खदेड़ने के लिए मिनिमम 90 लोग चाहिए। एंड वहाँ पे क्या होता है, आपकी फिजिकल एबिलिटीज कम हो जाती है, बिकॉज ऑक्सीजन कम है, पथरीला इलाका है, आपकी खुद की एंड्योरेंस लेवल कम हो जाती है। आप 15 कदम चलते हैं तो आपको थकान हो जाती है। प्लस अगर कोई डिफेंडर अच्छे से डिफेंसेस लेके बैठा है तो आप जब अप्रोच कर रहे होते हैं तो उनको बहुत दूर से दिखाई देता है, और वो आप पे आराम से फायर डाल सकते हैं। कई जगह तो उन्होंने पत्थर भी मारे, अगर आप ऊपर से बड़े बड़े पत्थर लुढ़का दो तो वो वैसे ही आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो उन हालातों में भी भारतीय सेना ने एक एक करके चोटियों को रिकैप्चर किया, जिसकी सबकी कहानियां सबको पता है। अब आजकल सोशल मीडिया के थ्रू सबको सब कुछ पता चल जाता है। तो ये बहुत ही अनोखा अनुभव रहा और बहुत ही डिफिकल्ट अनुभव रहा, लेकिन हमारी ट्रेनिंग इतनी अच्छी थी, हमारी मोटिवेशन इतनी अच्छी थी, हमारा जज्बा इतना था कि हमने एक एक करके जहाँ भी पाकिस्तानी बैठे थे सब जगहों को रिकैप्चर किया, और कारगिल विजय एक सफल युद्ध रहा इंडियन आर्मी के लिए। कारगिल विजय तो मतलब बहुत बड़ी बात रही, और बहुत एक हम बोल सकते हैं कि एक गौरवपूर्ण क्षण था, गरिमापूर्ण क्षण था, जिसे हम आज भी याद करते हैं। पर उसको छोड़कर भी आपने जो काम किया वो बहुत चुनौतीपूर्ण स्थितियों में किया। मतलब आप या तो जम्मू कश्मीर में थे या आप नॉर्थ ईस्ट में थे। तो ये कैसा था, ये पूरा मतलब ये आपकी इस जो 20 साल की 2 दशकों की जो सर्विस है उस दौरान कैसे अनुभव रहे? देखिए क्या होता है कि जो इन्फेंट्री यूनिट होती है उनका पैटर्न ऐसा होता है कि आप 2-3 साल फील्ड में रहते हैं, फिर आप 2-3 साल पीस स्टेशन में आते हैं। उस पीस स्टेशन में आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और अपने आप को अपने अगले लोकेशन के लिए तैयार कर रहे होते हैं। तो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो अभी मेरा कुछ ऐसा सहयोग रहा है कि जब मैं कमीशन हुआ था 1996 में, तब मेरी यूनिट पिथौरागढ़ में थी। पिथौरागढ़ जो कि उत्तराखंड में है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे हम थे, और वहाँ पे हम पहाड़ी इलाकों की युद्ध के लिए ही ट्रेनिंग हो रहे थे। और जब मेरी सर्विस 2 साल हुई 1998 में, तब हमारी यूनिट की पोस्टिंग आ गई कारगिल। तो यूनिट चली गई कारगिल। कारगिल में हम, एक इलाका है कारगिल का जिसको काक्सर कहते हैं। काक्सर का इलाका ऐसा है कि वहाँ पे जो पाकिस्तान की पोस्ट है वो हमारा जो रास्ता है नेशनल हाईवे 1 अल्फा, जो कि कश्मीर से लद्दाख की लिए जाता है, उस पे उनकी ऑब्जर्वेशन थी और वो लोग उस पर फायर करते थे। तो जितनी लद्दाख साइड की कॉन्वॉयज होती है या लद्दाख साइड का जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट होता है उसी रास्ते से आता है। पहले वो अटल टनल नहीं था, तो उन दिनों यही रोड था जो यूज होता था, एंड पाकिस्तानी इस पे फायर करते थे। तो हम लोग रात को पाकिस्तानियों पे उल्टा फायर करते थे और अपनी कॉन्वॉयज निकालते थे।
पर ये आप ऑपरेशन विजय के ये दौरान मैं नहीं बोल रहे ऑपरेशन विजय से जस्ट पहले की बात थे, बता रहा पहले हूँ। मतलब आपको कारगिल का पहले भी अनुभव रहा है। हम 1998 में डिप्लॉय हो गए थे और लड़ाई तो 1999 में शुरू हुई है। बराबर। हम लोग 1998 सितंबर में डिप्लॉय हुए थे। तो रात को, दिन में रात को पाकिस्तानी इसका एम था कि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्वॉयज को ना जाने दे आगे। और वहाँ क्या होता है, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन का सामान होता है वो सिर्फ समर्स में ही जा सकता है, विंटर्स में रास्ते बंद हो जाते हैं, जोजिला पास बंद हो जाता है, तो नीचे से कुछ भी नहीं आ सकता। तो दी फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर अक्टूबर वाज द टाइम जब पूरे राशन, रिप्लेनिशमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट सब आता था, ना सिर्फ फौज के लिए, इवन सिविल के लिए। लद्दाख के लोग सब इसी पे डिपेंडेंट थे, इसी रोड पे। तो उनका एम था कि इसको रोकते रहो, और हमारा एम था कि हम उनको इन पे फायर ना करने दें। तो ये हमारी आपस में लड़ाई लगी चलती रहती थी, फायरिंग होता रहता था। इसके बाद क्या किया पाकिस्तानियों ने, 1998 के विंटर्स में नॉर्मली क्या होता है, वहाँ पे कुछ कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। तो एक पाकिस्तान और इंडिया में एक अनरिटन समझौता था कि विंटर्स में हम भी उन पोस्टों को छोड़ देते थे और वो भी अपने डिफिकल्ट पोस्टों को छोड़ देते थे, फिर हम समझ में जाके रीऑक्यूपाई कर लेते थे, वो भी और हम भी। बट 1998 के विंटर्स में पाकिस्तानियों ने अपने पोस्टों को छोड़ा नहीं, हम अपने पोस्टों को छोड़ के आ गए, और उन्होंने जो हमारे खाली पोस्ट थे उसको जाके ऑक्यूपाई कर लिया, उसको जाके ऑक्यूपाई कर लिया। तो जब 1999 के अप्रैल में इनफैक्ट मई महीने में जब पता चला बटालिक में, दरास में कि पाकिस्तानी हमारे पोस्टों पे आ चुके हैं, पहले तो था कि वो मिलिटेंट होंगे, तो हमने उनको खदेड़ना शुरू किया। बट जब उनका फायर का जवाब आया, हमारे ट्रूप्स घायल हुए, उनका आर्टिलरी सपोर्ट का फायर आया, तब ये 100% श्योर हो गया कि ये सिर्फ मिलिटेंट्स नहीं है, ये रेगुलर आर्मी वाले हैं, क्योंकि आरटी सपोर्ट वो लोग काफी तैयारी के साथ आए थे, मतलब यस जो आरटी सपोर्ट है या वेपन्स जो इस्तेमाल कर रहे थे वो लोग, या जो जिस टैक्टिक से वो लोग डिफेंड कर रहे थे, वो एक मिलिटेंट का काम नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट ट्रेन्ड फॉर डिफेंस। मिलिटेंट्स आर ओनली ट्रेन टू गो एंड टेरराइज पीपल, किल पीपल अंधाधुंध। बट ये प्रॉपर फौजियों के तरह डिफेंड कर रहे थे। और जब हमने 2-4 जगह को कैप्चर किया तो पता ही चल गया कि वो पाकिस्तान की फौज थी, जो कि मुजाहिद बन के आने का ढोंग रचा रहे थे, लेकिन थे रेगुलर आर्मी वाले। फिर आपको पता ही इंडियन आर्मी ने एक एक करके ऑक्यूपाई किया। तो यहाँ से मेरी ऑपरेशनल कहानी शुरू हुई। उसके बाद तो वक्त के साथ कभी ईस्ट में पोस्टिंग हुई, कभी लाइन ऑफ कंट्रोल में पोस्टिंग हुई। जब मेरी यूनिट असम में थी तब 2004-05 की बात है, तब उल्फा मिलिटेंसी का दोबारा से रिवाइवल हुआ था काफी। तो हम लोग बीच के कुछ सालों में वो लोग शांत थे और फिर बाद में एकदम तो काफी रिवाइवल हुआ था। तब हमने काफी वहाँ पे, मेरी यूनिट ऑलमोस्ट 3-3.5 साल थी, और हमने मेरी यूनिट तकरीबन 24-25 मिलिटेंट हम लोगों ने एलिमिनेट किए थे। तो वहाँ भी काफ़ी अच्छे ऑपरेशंस हुए। फिर यूनिट उरी गई, उरी में भी मेरी यूनिट थी, जहाँ पे इनफैक्ट उरी में जो अटैक हुआ था मेरी यूनिट उसी इलाके में थी, बट उससे चंद एक साल पहले ये अटैक हुआ था। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उन्होंने किया उससे कुछ साल पहले। ये जो अटैक हुआ था उरी में, जिसमें हमारे 20 सोल्जर मारे गए थे, वो सितंबर 2016 में हुआ था। मेरी यूनिट वहाँ पे 2010-11 में वहीं पे थी, उसी लोकेशन में। तो उसी प्रकार से मतलब किस्मत रही कि हमें चुनौतियाँ मिलती रही और हम जाते रहे। और जब मेरी यूनिट कारगिल में थी, कारगिल से उतर के हम फिर पीस पोस्टिंग के लिए आए पंजाब में। तो सितंबर 2000 में हम पंजाब में आए कि 2-3 साल का पीस पोस्टिंग मिलेगा, फिर हम फील्ड में जाएंगे। तो 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट में अटैक हुआ। और पार्लियामेंट अटैक जैसे ही हुआ उसके 3 दिन के बाद पूरी इंडियन आर्मी वेस्टर्न फ्रंट पे डिप्लॉय हो गई। तो मेरी यूनिट, हम भी पाकिस्तान बॉर्डर पे इन पंजाब, जलालाबाद बोल के एक जगह है पंजाब में, तो वहाँ पे हमारी यूनिट डिप्लॉय हो गई और हम डिप्लॉयड रहे तकरीबन 2.5-3 साल। अच्छा, 2.5-3 साल डिप्लॉय हुए। और वो भी जब दिसंबर 2001 में डिप्लॉय हुए थे, तब तो ऐसा लग रहा था कि बस विद इन 5-6-10 डेज लड़ाई होने वाली है। माहौल बहुत गर्म था, और पराक्रम कहते हैं उसको, ऑपरेशन पराक्रम। माहौल बहुत गर्म था और मतलब चिंगारी जस्ट फटने वाली थी, लेकिन ड्यू टू वेरियस पॉलिटिकल एंड अदर डिप्लोमेटिक रीजंस वो
लड़ाई लगी नहीं, बट हम लोग एकदम लड़ाई की कगार में थे। हम लोगों ने वहाँ पे पंजाब के खेतों में ट्रेंचेस बना लिए थे, हम लोग ट्रेंच में डिप्लॉय हो गए थे, हम लोगों ने अपने वहाँ पे प्रॉपर डिफेंसेस बना लिए थे, माइंस लगा दी गई थी। माइंस बहुत बहुत एकदम जब आप श्योर होते हो कि लड़ाई लगने वाली है तभी लगती है। तो वहाँ पंजाब के तो सारे खेतों में माइंस लग गए थे। उसके बाद वो जब खत्म हुआ कि लड़ाई नहीं लगेगी और माइंस रिकवर किए जाएंगे, दैट वाज अनदर चैलेंज, क्योंकि माइन लगाना बहुत आसान है, माइंस निकालना बहुत मुश्किल है। तो वो माइन रिकवरी ऑपरेशंस भी बहुत चैलेंजिंग रहा। काफी वो भी जान के लिए खतरा रहता है, जो जान के लिए खतरा, उसमें बहुत कई जगह एक्सीडेंट्स हुए हैं और काफी नुकसान हुआ है। बट फौज है, मतलब एक्सीडेंट और लूजिंग लाइफ इज अ पार्ट ऑफ द गेम। मतलब हम सबको वो पता है, और पता होने के बावजूद भी हम वॉलंटियर करके गए हैं। तो ये है सर। दो बात है। एक तो आपको कभी जान का धोखा जो है वो एकदम पास से हुआ है क्या, ये एक जानना चाहूँगे। और दूसरा कि ये सब के अंदर कौन सी ऐसी मेमोरेबल मोमेंट है कि जो आपको मतलब ऐसे हमेशा ही याद आती है, उसका फ्लैशबैक आता है, ऐसा कुछ? देखिए, जब ऑपरेशन विजय चल रहा था तब मैं लेफ्टिनेंट था, मेरी सर्विस 3 साल हुई भी नहीं थी। 2 साल, आई वाज जून 96 कमीशन, ये बात है मई जून 1999 की। तो आई वाज जस्ट 2 मंथ शॉर्ट ऑफ 3 years ऑफ सर्विस। तो मैं लेफ्टिनेंट था, 3 साल में आप कैप्टन बनते हैं। तो आज 2 जून है, आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा। आज 2 जून है, 2 जून 2026, एग्जैक्टली आज से 27 साल पहले 2 जून 1999 ऑपरेशन विजय एकदम चरम सीमा पे था। तो कारगिल में कक्सर साइड में एक पोस्ट है जिसको बोलते हैं 5299। ओके, 5299 पोस्ट। और उसी के 2, जैसे एक टॉप होता है उसको 5299 बोलते हैं, उसके 2 स्पर थे, एक नॉर्थ ईस्ट पर, एक साउथ वेस्ट पर। तो नॉर्थ ईस्ट पर में हमारी एक प्लेटून थी, और साउथ वेस्ट पर में जिसको जो वहाँ पे एक सेक्शन रहती थी, मतलब 10-1 लोग रहते थे, जिसको बजरंग पोस्ट बोलते थे। आप लोगों ने कई बार सुना होगा बजरंग पोस्ट। इनफैक्ट आप लोगों ने शायद पढ़ा हो या सुना हो, कैप्टन सौरभ कालिया की पेट्रोल जो गुम हुई थी, जिसमें 6 लोग पाकिस्तानियों ने कैप्चर करे थे, वो मेरी यूनिट की थी, 4 जाट की। सौरभ वाज माय यंगस्टर, वी आर फ्रॉम द सेम यूनिट। तो 2 जून को जो 5299 टॉप पे मेरी एक पेट्रोल थी, जिसको हमें 5299 टॉप से बजरंग वॉज और पाकिस्तानियों के पास था बजरंग, तो हमें उस उतर के बजरंग के सप्लाई लाइंस को ब्लॉक करना था। तो मुझे वहाँ भेजा गया, 31 मई को मैं वहाँ पहुँचा कि वहाँ से मैं एरिया को समझूंगा और वहाँ से मेरी पेट्रोल लॉन्च होगी, और यहाँ से मेरे को एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मिलेगा, फायर सपोर्ट भी मिलेगा। तो यहाँ पे मेरे सीनियर थे कैप्टन विक्रम सिंह शेखावत, मेरी यूनिट के, और उनके साथ हमारे यहाँ क्या होता है, जब आर्टिलरी फायर होता है, आर्टिलरी फायर कराना होता है, तो उसको आर्टिलरी फायर को डायरेक्ट करने के लिए ओपी ऑफिसर्स होते हैं, जो कि आर्टिलरी फायर डायरेक्ट कराते हैं और फायर को सही जगह गिरवाते हैं। तो आर्टिलरी फायर डायरेक्ट कराने के लिए आरटीओपी थे कैप्टन पीवी विक्रम। तो ये दोनों इस पोस्ट पे थे, कैप्टन पीवी विक्रम और कैप्टन विक्रम शेखावत। शेखावत सर मेरे सीनियर हैं और कैप्टन पीवी विक्रम मेरा कोर्समेट था। एंड फौज में कोर्समेट मतलब वो आपकी कोर्समेट इज लाइक अ ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। आप शायद अपने भाई से भी इतना क्लोज नहीं होते जितना आप अपने कोर्समेट से होते हैं। तो विक्रम मेरा कोर्समेट था। तो मैं वहाँ 31 मई को पहुँचा और उन्होंने मेरे को ब्रीफिंग वगैरह शुरू करी। तो मुझे 1 तारीख को लॉन्च करना था, समहाउ वो कैंसिल हुआ। तो मुझे बोला आप 3 तारीख को लॉन्च करोगे, आपकी पेट्रोल 3 तारीख को लॉन्च होगी। तो 2 तारीख को तकरीबन 2-2:30 बजे मैं 5299 टॉप पे विक्रम के साथ बैठा था। एंड वहाँ पे मैं विक्रम के साथ बैठा था, और टॉप से नीचे एक नाली सा आता था और नीचे एक और एक लेज था। तो मेरी पूरी पार्टी उस लेज में बैठी हुई थी, और जब टॉप पे रस्सी पकड़ के जाना पड़ता था, रस्सी पकड़ के, और साइड में एक और फॉक्सहोल था जिसमें मेरे जो सीनियर है कैप्टन विक्रम शेखावत वो बैठे थे। वो अपना कुछ रेडियो सेट पे कम्युनिकेट कर रहे थे बटालियन हेडक्वार्टर के साथ। मैं ऊपर टॉप पे गया तो वहाँ पे बहुत जगह बहुत कम थी। तो
वहाँ पे कुछ सामान पड़ा था, कुछ वेपन इक्विपमेंट पड़े थे, और एक जैसे योगा मैट होता है वैसे इंसुलेशन मैट होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं अच्छा। सोने के लिए। ओपन एरिया में जब आप जाते हो तो आपके पास बेडिंग वुडिंग नहीं होती, तो ये हम इंसुलेशन मैट हम बिछा के सोते हैं। वो एग्जैक्टली योगा मैट की साइज का होता है। अच्छा। तो एक योगा मैट के ऊपर विक्रम बैठा था, पीवी विक्रम, मैं बैठा था, और यहाँ पे विक्रम का रेडियो सेट ऑपरेटर बैठा था, उसका नाम था सिपाही भाई। तो रेडियो सेट ऑपरेटर बैठा था, और ठीक सामने मतलब 3 कदम सामने मेरे यूनिट के एक सिपाही नरेंद्र था, अच्छा। वो खड़ा था। हम ऐसे कुछ डिस्कस कर रहे थे। वॉज अराउंड 2:30 3 o'clock। मौसम ठीक था, वॉज ओके। उस दिन 2 दिन से ज्यादा फायरिंग हो नहीं रही थी। तो अचानक से एक आर्टी का गोला आके गिरा, पाकिस्तान की आर्टी का गोला आके गिरा। कहाँ गिरा मुझे पता नहीं है। अचानक से वो जैसे गोला गिरता है तो धूल हो जाती है। तो हम जहाँ बैठे थे वहां धूल हो गई। तो जैसे ही धूल हुई तो मेरा हाथ विक्रम के कंधे पे था। तो मैंने अपना हाथ विक्रम के कंधे से उठाया और उसके ऐसे थाई में पैट किया कि विक्रम फायर आ रहा है, चल नीचे कवर लेते हैं। तो जैसे मैंने उसके पैट किया तो देखा वो विक्रम, उसके हाथ में रेडियो सेट है और वो ऐसे ऐसे कर रहा है, और ऐसे ऐसे कर रहा है, और उसके मुंह से खून निकला और वो गिर गया। तो इधर सिपाही भाई बैठा था। हाँ। तो मैंने बोला भाई कहाँ गया? तो देखा वो पीछे गिरा हुआ है। तो इधर वो नरेंद्र खड़ा था 4 कदम पे, तो वो नरेंद्र भी गिरा हुआ है। तो मुझे लगा क्या हो गया। तो मुझे अब आई डिडंट हैव टाइम टू सी माई सेल्फ कि मेरे को चोट लगी नहीं लगी। तो मैंने सोचा कि मैं अपने सीनियर को जाके बताता हूँ, क्योंकि हमें काउंटर फायर करना पड़ेगा, नहीं तो और फायर आएगा। तो मैं रस्सी पकड़ के नीचे गया, तो मेरे सीनियर ऐसे, तो मुझे लगा शायद झपकी वपकी आ गई हो, उनको नींद आ गई हो। तो मैंने उनको सर विक्रम सर, तो देखा तो वो जैसे उन्होंने उनके पूरे यहाँ खून हो रखा है। तो मैं वो रस्सी पकड़ के और नीचे गया। लेज में मेरे साथ जो बंदे थे साथ में, वहाँ पे रेडियो सेट था। मैंने अपने बटालियन रिपोर्टर में रेडियो सेट में पास किया कि सर यहाँ फायर आया है और यहाँ कैजुअलिटी हुई है, तो आप काउंटर फायर डालो ताकि यहाँ और फायर ना आए। एंड मैं अभी देखता हूँ कैजुअलिटी का ब्यौरा लेके, और इनको मैं इवैक्यूएट करता हूँ। मेरे पास अभी आदमी कम है, आप नीचे से आदमी भेजो। अब नीचे से आदमी भेजना मतलब वो एक महाभारत से कम नहीं था। वो एक महाभारत से कम नहीं था, क्योंकि उनको आने में भी टाइम लगेगा, प्लस नीचे भी तो स्ट्रेंथ कम है। नीचे जहाँ पे हम थे वहाँ पे हम 8-10 लोग थे, नीचे भी 20-25 लोग थे, जो कि नीचे अगला पोस्ट था। तो अगर वो भी आएंगे तो 8-10 लोग वो कम हो जाएंगे, तो वहाँ पे भी स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाएगी। बट जो इंजर्ड है उसको इवैक्यूएट करना ही पड़ेगा। और अभी 3-3:30 बज चुके थे, तो वहाँ पे मौसम पैकअप हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, तो फिर आप कर भी नहीं पाते कुछ। तो मैंने क्या किया, मैंने जब देखा कि शेखावत सर जो मेरे सीनियर है उनको इवैक्यूएट किया, सिपाही नरेंद्र को इवैक्यूएट किया, विक्रम वॉज सिपाही भाई को इवैक्यूएट किया। फिर जब सोचा कि और लोग आएंगे तो इसको भी करेंगे विक्रम को, क्योंकि वो लास्ट प्रायोरिटी था, बिकॉज ही वॉज डेड। विक्रम डाइड। तो विक्रम डाइड, तो वी डिड नॉट इवैक्यूएट विक्रम, वी इवैक्यूएटेड दीज पीपल, शेखावत सर, सिपाही भाई एंड नरेंद्र। बट नरेंद्र वो रास्ते में ही शहीद हो गया, बिकॉज ही वॉज ब्लोन ऑफ, हाफ हिज बॉडी वॉज ब्लोन ऑफ। सो वो शहीद हो गया। तो वो फिर भी उसको इवैक्यूएट किया। तो फिर इतनी स्ट्रेंथ कम हो गई कि हम विक्रम को, जो मेरा कोर्समेट था, उसको इवैक्यूएट ही नहीं कर पाए। तो उस दिन जब इवैक्यूएशन के साथ सारे लोग चले गए, उस टॉप पे मैं और 2 जन थे। एक हमारा एक हाउसकीपिंग स्टाफ था, बाल मोहन नाम है उसका, एक बाल मोहन था, एक हवलदार अशोक था मेरी यूनिट का, हम 3, और एक वहाँ पे एक मिसाइल रेजिमेंट से एक मिसाइल फायरर आया था, आई एम नॉट, सम साउथ इंडियन गाय, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग हिज नेम। हम 4 लोग थे वहाँ पे उस टॉप को डिफेंड करने के लिए, और विक्रम का शव हमारे साथ था। और अगर और 5299 टॉप, एंड इवन पाकिस्तानियों को पता था कि आज यहाँ पे कैजुअलिटी हुई है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ कम होगी। तो वो रात हमारे लिए बहुत भारी रात थी, क्योंकि हम सिर्फ 4 जन थे, और अगर वो जगह कैप्चर हो जाती तो वहां से फिर नीचे उतरना कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर वो नीचे आस्ते आस्ते सबको खाली करवा देते हैं।
तो उस दिन फिर मैंने अपने जो भी हम 3-4 जन थे, हमने बोला कि हम पूरी रात सिर्फ चुपचाप स्पेक्यूलेटिव फायर करते रहेंगे और 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोएंगे जब तक सुबह डे लाइट नहीं हो जाती और मदद नहीं आती और मदद नहीं आती। और नीचे मैंने अपने आर्टी फायर और मोटर फायर को बोला कि मैं जब भी मांगूंगा आप फायर डालोगे, चाहे मेरे ऊपर डालना पड़े लेकिन डालोगे फायर। हमारा लास्ट रिजॉर्ट क्या होता है, जब आपको पता होता है कि आपका एरिया ही कैप्चर होने वाला है, आप वहीं फायर डालो। अच्छा, भले खुद शहीद हो जाओ, भाई भले खुद फायर हो जाओ, क्योंकि वो जगह आप लूज नहीं कर सकते। वो जगह आप लूज नहीं, वो जगह इतनी वाइटल थी कि वो अगर हम लूज करते तो हमने पूरी प्रिपेयर करी और हम पूरी रात स्पेक्यूलेटिव फायर करते रहे। और हमने इतना फायर किया कि अगर वो, क्योंकि वहाँ आने के लिए जो जगह थी वो भी रिस्ट्रिक्टेड है, हर जगह से नहीं आ सकते, तो हमें पता था वो कहाँ से आ सकते हैं। तो हमने वहाँ पूरी रात अपना फायर की, हम अपना सपोर्ट वेपन का फायर करते रहे, हम इल्यूमिनेशन फायर करते रहे कि हमें दिखाई देता रहे कोई मूवमेंट हो रही है या नहीं। एंड हमने पूरी रात, हम मतलब हर 2-2 मिनट पे, हर 30-30 सेकंड पे फायर करते रहे। हम जानबूझ के ट्रेसर राउंड होते हैं एक्चुअली, जिसमें 2-3-4 राउंड तो नॉर्मल निकलते हैं, एक राउंड आग के साथ निकलता है ताकि आपको दिखाई दे। तो हम जानबूझ के ट्रेसर राउंड भी फायर करते रहे ताकि उनको भी दिखता रहे कि ये वहां फायर कर रहे हैं। अंधेरे में अगर फायर करते रहोगे आवाज आती रहेगी, बट कहाँ फायर हो रहा है, कौन कर रहा है, पता नहीं चलेगा। बट वी वांटेड टू टेल देम कि हम यहाँ फायर कर रहे हैं, कि तुम यहाँ से आने की कोशिश मत करना। एंड दैट डे वी वर डिफेंडर्स, तो हमारा एडवांटेज था। बट दैट वाज अ वेरी चैलेंजिंग नाइट, बिकॉज हम सिर्फ 3 लोग थे और वैसे दिन में इतनी कैजुअलिटी हो गई है, प्लस आपके बगल में एक शहीद की बॉडी है। अब आफ्टर ऑल हम भी इंसान है, साइकोलॉजी तो है। और मेरा तो वो बैचमेट था, कोर्समेट था। बट लकीली उस रात भगवान ने हमारा साथ दिया कि उस रात पाकिस्तानियों ने, वो समझ गए थे कि आज ये तुम्हें कुछ भी करेंगे, ये जगह कैप्चर नहीं करने देंगे, क्योंकि हमारा आरटी मोटर सब रेडी था वो फायर करने के लिए। तो लकीली वी कुड सेव दैट नाइट, वी कुड सेव दैट प्लेस, एंड नेक्स्ट डे देन वी इवैक्यूएटेड विक्रम। सो दैट इज एग्जैक्टली 2 जून 1999। तो अभी शेखावत सर जो है, जिनको चोट लगी थी, वो अभी ब्रिगेडियर हैं, इस नवंबर में रिटायर होंगे। और उनके दोनों बेटे फौज में कमीशन हो रहे हैं। उनका बड़ा बेटा अभी फौज में है, छोटा बेटा अभी ट्रेनिंग कर रहा है, वो भी कमीशन होने वाला है। सिपाही नरेंद्र वी लॉस्ट हिम, पीवी विक्रम वी लॉस्ट हिम, एंड सिपाही भाई जो है वो ही वाज सेव्ड, वो बच गया था। एंड जो पीवी विक्रम मेरा बैचमेट था, वो भी मेरी तरह 2nd जनरेशन ऑफिसर था। उसके पिताजी भी फौज में थे। तो हमारे लिए एक्चुअली जो हम 2nd जनरेशन आते हैं ना, हमारे लिए फौज ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको लगता नहीं कि आप नौकरी करने आए हो। आपको लगता है आप अपने घर के लिए कुछ कर रहे हो, आप अपने आप मतलब दिस इज योर होम, दिस इज योर एवरीथिंग। आपका है ये आपके लिए नौकरी नहीं होती है। वो तनख्वाह वनख्वाह ठीक है, वो आती रहती है, बट वो आपके लिए नौकरी नहीं होती, वो आपके लिए एक जज्बा होता है, एक पैशन होता है। घर वालों के लिए जैसा कोई जैसे घर वालों के लिए करते हो वैसा, तो आपके लिए एक जज्बा होता है, एक पैशन होता है। ये एक बहुत ही मेमोरेबल इंसिडेंट है जो मेरे दिल के पास है, और जो मेरे साथ ही जाएगा जिस दिन मैं जाऊंगा। एंड ऐसे और भी 2-4 इंसिडेंट्स हैं विच इज बीन वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एंड वो 2-4 इंसिडेंट्स जो है, उसने एक 25 साल के लड़के को रातों रात मैच्योर्ड बना दिया। नहीं तो 25 साल क्या उम्र होती है, मतलब इट्स हार्डली एनी एज, बट आई बिकेम मैच्योर्ड व्हेन आई वाज 25 years old because I saw so much of bloodshed। तो ये कुछ यादें हैं जो कि बहुत अजीज हैं और बहुत सिखाया है इन्होंने। एंड मैं ये बातें करते करते कई बार बहुत भावुक हो जाता हूँ। बट ये जो चीज़ है, ये जो सेक्रीफाइसेस है लोगों के, मेरे यूनिट में ऑप विजय के दौरान कम से कम अराउंड 25 लोगों की डेथ हुई है। 2 ऑफिसर्स, एक सौरभ कालिया थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया, एक मेरे जूनियर है अमित भारद्वाज, जो कि सौरभ कालिया की पेट्रोल को रिट्रीव करने गए थे। उन पे, वो जयपुर के रहने वाले हैं, उनके ऊपर भी भारी तादाद में फायर आया एंड वी लॉस्ट हिम। उन्होंने शहादत दी। तो वो है, और कई जवान हैं, जेसीओज हैं। इट वाज अ डिफिकल्ट फेज ऑफ लाइफ एंड डिफिकल्ट टाइम, बट ठीक है, फौज है, फौज है और देश कुर्बानी मांगता है। हमसे पहले भी लोगों ने दी है, हमारे बाद भी लोग देंगे।
तो ये तो मतलब खत्म नहीं होने वाला सिलसिला। बराबर। ये सब आपने बताया, आपका जो भी अनुभव रहा और ये सब चुनौतीपूर्ण बातें रही, पर इसी सब की वजह से जो लोग जिसके लिए जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं, वो एक बात होती है सेना मेडल, जो कि आपको प्राप्त है। यही सब परिस्थितियों से संघर्ष करके और इन्हीं संघर्ष में चुनौतीपूर्ण इसमें विजय मिलाकर आपको यह मेडल प्राप्त हुआ है। किस तरह के आप ये कहेंगे कि किस तरह की लीडरशिप या किस तरह के मूल्य ऐसे हैं, इथिकल वैल्यूज़ ऐसे हैं कि जिसको आपने सामने रखा और आप यहाँ तक पहुँच सके? देखिए, फौज में ना जब आप नौकरी करते हैं तो आप एक तो सेल्फलेस तरीके से आपको डेडिकेटेड वे में अपना कार्यभार संभालना पड़ता है। तो जब आप अपने यूनिट में होते हैं या ऑपरेशंस में होते हैं तो सबसे पहली चीज़ है सिंसियरिटी टुवर्ड्स योर जॉब। एंड सिंसियरिटी टुवर्ड्स योर जॉब मतलब ये है कि आप अगर आपको ऑपरेशंस में सक्सेसफुल होना है तो आपको कंटिन्यूस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, कंटिन्यूस फिजिकल फिटनेस, कंटिन्यूस वेपन ट्रेनिंग, कंटिन्यूस टैक्टिकल ट्रेनिंग, कंटिन्यूस मोटिवेशन। ये सब एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि एक दिन के लिए भी नहीं रुक सकता। देखिए, लड़ाई तो हम शायद 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में एक बार लड़ते हैं, या ऑपरेशंस जो होते हैं वो भी रेगुलर नहीं होते हैं। इतने भयंकर ऑपरेशंस आप पूरे टेन्योर में, अगर आपका 3 साल का टेन्योर है ईस्ट में, तो शायद 2 बार ही ऐसा मौका मिले या 3 बार ही ऐसा मौका मिले जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलिटेंट्स आपको मिले। तो उस दिन की सक्सेस के लिए आपने बाकी दिन क्या किया है, वो उस दिन की सक्सेस उसी पे वो मायने रखता है, वो मायने रखता है। वो मायने रखता है कि आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज ट्रेनिंग कर रहे हैं, रोज मोटिवेशन कर रहे हैं, रोज अपने आप को और अपने ट्रूप्स को सिखा रहे हैं कि मिलिटेंट्स का तरीका क्या है, दुश्मन का तरीका क्या है। बिकॉज किसी से लड़ना है तो आपको उसका मॉडस ऑपरेंडी जानना बहुत जरूरी है। एंड उससे सबसे ऊपर है आपकी सिंसेरिटी और आपकी लगन और मेहनत, जिसका कोई दो राय नहीं है। आपको लगता है सर, ये जो आपने कहा अभी लगन है, मेहनत है, ये जो सिंसेरिटी है, तो ये जिस तरह एनसीसी में जो होता है, डिफेंस स्टडीज़ में जो ये किया जाता है, वो इसके लिए जो है वो ज़्यादा एड ऑन रहता है, अच्छा रहता है उसके लिए? देखिए, एनसीसी का ये फ़ायदा है कि अगर बच्चा कॉलेज में एनसीसी करता है तो उसके फौज के तौर तरीके, ढंग, ये सब थोड़ा बहुत समझ आने लगता है। तो वो एक्चुअल में जज कर पाता है कि वो फौज के लिए एक्चुअल में मोटिवेटेड है या नहीं है, उसको फौज की नौकरी करनी है या नहीं है। किसी को आप जबरदस्ती कुछ करवाने जाओ तो वो उस चीज़ में कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। वो शायद बहकावे में आके चला जाए, लेकिन उसको मज़ा नहीं आएगा। अगर आप किसी को जबरदस्ती डॉक्टर बना दो और उसको बनने का शौक ही नहीं है, तो वो योर प्रोफेशन शुड बी योर पैशन। सो एनसीसी करने का ये फ़ायदा है कि बच्चों को पता चल जाता है, उनको एक आइडिया मिल जाता है, ड्रिल क्या है, वेपन ट्रेनिंग क्या है, फिजिकल ट्रेनिंग क्या है। इससे बहुत फ़ायदा है। दूसरा, डिफेंस स्टडीज़ जो आप बता रहे हैं, डिफेंस स्टडीज़ में जो बच्चा करता है उसके लिए ये फ़ायदा है कि कल को जब वो सीनियर लीडरशिप रोल्स में जाएगा, फौज ज्वाइन करने के लिए, देखिए वो तो नॉर्मल बीएससी, बीए, कोई भी रिटन एग्जाम तैयारी करेगा और थ्रू हो जाएगा। ट्रेनिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये डिफेंस स्टडीज का सबसे फायदा है, वंस यू प्रोग्रेस इन लाइफ इन सीनियर रोल्स, व्हेन यू गो, देन दैट कम्स हैंडी। वो आपको बहुत ज़्यादा हैंडी आता है, क्योंकि डिफेंस स्टडीज आपने किया होगा, आपको स्ट्रेटेजिक चीज़ें पता होगी, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस पता होगी, उसका परसेप्शन, उसका अप्रोच बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। तो उसके फ़ायदे तो है ही, फ़ायदे तो कोई है ही। एंड आजकल तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, काफ़ी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में स्टार्ट हो गया, तो इट इज़ अ गुड सब्जेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब मिलिट्री सर्विस, सेना में इसके भर्ती और वो जो है उसको छोड़कर भी और भी इसमें करियर और भी संभावनाएं हैं सर। अगर आप डिफेंस स्टडीज, स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ करते हैं तो आप सिविल सर्विसेज दे सकते हैं, आप यूएन की कई रिक्रूटमेंट्स होती है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, आप स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ पे रिसर्च कर सकते हैं। अभी जैसे देयर आर वेरी गुड इंस्टीट्यूट लाइक मनोहर पारिकर
इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज, IDSA है, USI है, वहाँ पे आपको रिसर्च करने का मौका मिलता है. लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज आर ऑफरिंग. फिर आप टीचिंग लाइन में ही जा सकते हैं. हाँ, आप इसमें टीचिंग लाइन में ही जा सकते हैं. आप जर्नलिज्म कर सकते हैं. आजकल आप देखिएगा विद द प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड, सबको अवेयरनेस है. थोड़ी बड़ी अवेयरनेस सबको है. तो अगर आपको ज़्यादा अवेयरनेस है तो आप यू कैन बिकम, आप अपना यूट्यूब चैनल ही चला सकते हैं. बराबर. जियोपॉलिटिकल आपने अभी बताया और आपने स्ट्रेटेजिक स्टडीज के बारे में बताया. सो जियोपॉलिटिकल का कितना ज़्यादा महत्व है ये सब पूरे मतलब पढ़ाई के दौरान या फिर आगे जब आप ये सिचुएशन ये करते हो, कितना महत्व है इसका? देखिए, जो जियोपॉलिटिकल चीज़ है वो बहुत स्ट्रेटेजिक लेवल की चीज़ है. वो एज अ जूनियर लेवल या एज नॉर्मल फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस में उतनी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है. लेकिन जब आप सीनियर लेवल पे होते हैं, जब आप स्ट्रेटेजिक लेवल पे होते हैं, जब आप पूरे देश की प्लानिंग कर रहे हैं या इंटरनेशनल रिलेशंस की प्लानिंग कर रहे हैं, तब वो काम आता है. बट अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी एज अ जूनियर ऑफिसर बोल रहे हैं, तो अगर आप मतलब वो उतना वहाँ काम नहीं आता, क्योंकि आप उस लेवल की, आप टेक्टिकल लेवल में हैं, आप स्ट्रेटेजिक लेवल में नहीं हो. बट इट इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट. इफ अगर आप मुझसे पूछिएगा, मेरा इस विषय में इतना इंटरेस्ट है, दो आई एम अ मैथमेटिक्स ग्रेजुएट, अगर मैं दोबारा से मुझे ग्रेजुएशन करने का मौका मिले तो मैं शायद डिफेंस एंड स्टडीज में ही करूँगा. क्या बात है. सर, ये आपने मतलब जो देखा मैंने कि आपने अब बाद में कॉरपोरेट में जो है वो अपना योगदान दिया है, और वो छोड़ के कुछ आपके शौक है ऐसे कि जैसे आप बाइकिंग करते हो, आपको उसका शौक है, ट्रैकिंग का शौक है, बहुत ज़्यादा आप पढ़ते हो. तो ये सब मतलब यानी ये सभी इस तरह के इसमें मिलिट्री के ऑफिसर में इस तरह के कुछ अलग अलग शौक या सिमिलर शौक होते हैं, या आपका अपना ये? देखिए, ऐसा है ना, हमारी जिंदगी बहुत एडवेंचरस रहती है. As a army officer, your life is very adventurous, especially if you are a infantry officer. तब तो और ज़्यादा adventurous रहती है, क्योंकि आप you are one of the fighting arms, तो you have to train yourself that way. And तो उसके बाद जब आप फौज से रिटायरमेंट पे आ जाते हैं, तो आपकी लाइफ थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है, एडवेंचर कम हो जाता है. तो वो एडवेंचर को, लेकिन आपका जो साइक है उसको एडवेंचर चाहिए होता है, तो आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं. तो इसीलिए मैं फिजिकल फिटनेस तो देखिए हम सबको करना चाहिए, चाहे वो आप आर्मी में है, चाहे वो सिविल में है. दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. वो तो मैं हर एक को बताता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी में 40 से 45 मिनट रोज आपको अपनी बॉडी को देनी चाहिए. अभी के जैसे हालात है उसमें तो हर किसी के लिए ज़रूरी है. एंड बाइकिंग मेरा बचपन से पैशन था, तो मैं बचपन से बहुत पैशन था, इसलिए मैं बाइकिंग करता हूँ. इसमें पहली बात तो आपको, अगर आप बाइकिंग करते हैं, लंबा बाइकिंग, तो आपको छोटी छोटी जगह देखने को मिलती हैं. आप ट्रैवल करते हैं, रास्ते में जाते हैं तो कहीं भी रुक जाते हैं, अलग अलग क्यूजीन टेस्ट करने को मिलते हैं, अलग अलग कल्चर देखने को मिलता है. जब आप जैसे बाइकिंग में जाते हैं, किसी छोटे से ढाबे में रुक के वहाँ के लोगों से बात करो, तो एक आपको अलग ही वहाँ का फील मिलता है. तो इसके ये फ़ायदे हैं. एंड रीडिंग, मैं जब छोटा था तो मैं कॉमिक्स भी नहीं पढ़ता था. मेरी दीदी मेरे को कॉमिक्स पढ़ के स्टोरियाँ सुनाती थी. बट मैं जब फौज में आया तो उसके बाद जब हम क्या है, फील्ड एरियाज में पोस्टों पे रहते हैं, तो पोस्ट में बहुत आइसोलेशन होता है. एज एन ऑफिसर आप सिर्फ ऑपरेशंस करते हो, एम्बुश पेट्रोलिंग करते हो, बाकी टाइम पे थोड़ा सा आइसोलेशन होता है, ज़्यादा कुछ मिक्सिंग अराउंड नहीं होता, क्योंकि कहीं जाने को ही नहीं है, आप उसी एरिया में रहते हो. तो मैंने वहाँ पे, मेरे को किसी ने बोला था यार टाइम पास करने के लिए किताब पढ़ा कर. तो वहाँ पे मैंने किताब पढ़नी शुरू करी. जब मैं कमीशन हुआ था, 22-23 साल का था, तब से मेरे को किताब पढ़ने की एडिक्शन हो गई. तो अब मैं कुछ ना कुछ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. बट देन आई रियलाइज कि किताब पढ़ने से मोर देन टाइम पास आपका नॉलेज लेवल बढ़ता है. बराबर. आप कुछ नहीं तो कम से कम 2 नए शब्द, वर्ड ही सीख लोगे. मतलब ये सभी हमारे विद्यार्थियों के लिए भी संदेश है कि पढ़ने के और भी क्या फायदे हो सकते हैं, ये सभी ने मुझे लगता है समझना चाहिए. यस, बहुत ज़रूरी चीज़ है. ये एक बहुत अच्छी हॉबी है, अगर आप लोग इनकलकेट कर सकते हैं तो पक्का कीजिए. इन विद्यार्थियों को इसके अलावा कौन से स्किल डेवलप करने चाहिए, आप क्या उन्हें जो है वो
बताना चाहेंगे, कौन सा संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह के स्किल उन्होंने डेवलप करने चाहिए? देखिए, आज का जो जनरेशन है उसको मैं यही कहूँगा कि जब हमारा जनरेशन था तो हम नॉर्मल पढ़ाई करते थे, कुछ खास स्किल के बारे में पता भी नहीं था। बट आज के तारीख में बहुत कुछ है सीखने को, बहुत कुछ है करने को। लाइक आप कोडिंग सीखिए, आप एआई सीखिए, आप कुछ नहीं तो एक किस्म का स्पोर्ट्स सीखिए। आजकल अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप कोई भी अच्छा टेक्निकल गेम सीखिए या कोई भी टेक्निकल चीज़, एआई सीखिए, कोडिंग सीखिए, डिज़ाइनिंग सीखिए, या कुछ नहीं तो पेंटिंग सीखिए। बट कुछ ना कुछ स्किल ज़रूर सीखिए जो कि आपको एडेड एडवांटेज देगा आपकी ओवरऑल लाइफ में। एंड ज़रूरी नहीं है कि आप टेक्निकल स्किल ही सीखो, आप म्यूज़िक सीख सकते हैं, आप म्यूज़िक सीख सकते हैं, आप कंपोजिंग सीख सकते हैं। सब चीज़ें कहीं ना कहीं काम में आती हैं, एंड दीज आर एडेड, इट एड्स वैल्यू टू योर लाइफ। जी, धन्यवाद सर। मुझे लगता है कि आपका बहुत कीमती समय हमने लिया और बहुत कीमती मार्गदर्शन आपका जो है वो हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए, और सिर्फ विद्यार्थियों के लिए नहीं, जो भी लोग ये पॉडकास्ट देखेंगे उन सब के लिए इसमें जो है वो कुछ ना कुछ मैसेज था, एक नॉर्मल सिविलियन के लिए भी, और जो विद्यार्थी है उनके लिए भी, जो टीचर रहेंगे उनके लिए भी, और डिफेंस सेक्टर से जुड़े हर किसी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें इसमें रहेंगी। आपका सफ़र काफ़ी चुनौतियों भरा रहा है, काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है, वो भी अपने आप में बहुत प्रेरणादायी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।